वालेकुम अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात को। मुफ्ती साहब कैसे हैं? आमिर भाई सब खैरियत? जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं इससे पहले के फिलोसोफिया भाई हमारे साथ हैं, ये मैं बताता चलूं, कई मुसलमान भाइयों को पिछली दफा भी गलतफहमी लगी थी। ये मुस्लिम भाई नहीं है एज पर देयर क्लेम, ठीक है? तो वो आके वैसे अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, तो कई मुसलमान बिल्कुल भी ये समझे ना कि वो मुसलमान है। तो उनके सवालों से कई लोग परेशान हो रहे थे कि ये कैसे सवाल पूछे। अब वो मुसलमान नहीं है ऑब्वियसली, तो वो इस तरह के सवाल ही पूछेंगे। जी सॉरी। ठीक है, चलिए, मैं मुसलमान नहीं हूँ पर खतना हुआ ये मान लीजिए आप, ठीक है। पहले खतना तो वो खतना स्टोरी वाले का भी हुआ था, क्या करें अब। अब उसको अगर रिवर्स कर सके तो कर ले चलिए हमारी तरफ से। चलिए चलिए आप मेहनत है कि आप रिवर्स कर ले। ठीक है, चलिए चलिए, जैसा आप ठीक समझे, जी जो जी। मुनासिब समझे, ठीक हाँ, है। आप मुफ्ती साहब अभी एक आपने शायद मौजू उठाया था, और वो था जो फ्रेंच जो अभी जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं पेरिस में, राइट? जो राइट्स चल रहे हैं बेसिकली, उसके ऊपर आपने उठाया था, राइट? जी। तो उसमें कुछ जो पॉइंट्स थे मैं वो मेंशन करना चाहता था, शायद हो सकता है आप उससे एग्री करें नहीं करें, ठीक है। पर मैं आपकी पूरी गुफ्तगू नहीं सुन पाया था। मैंने सिर्फ इतना आपकी शायद लास्ट सुना कि आपने बताया कि कुछ लाइब्रेरीज उसमें जला दी गई, और आप और मैं शायद उसमें इत्तेफाक रखते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, बेसिकली वो सही है। तो उसमें ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसको मैं ये सोचता हूँ इस तरह से देखना चाहिए कि इसमें अभी किसी भी नतीजे पे पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी रिपोर्ट आई नहीं है कि वो शख्स जो मारा गया, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। पर किस सरकमस्टांसेस में मारा गया, इसकी अभी तहकीक होना बाकी है, राइट? तो जब तक पूरी तरह से उसकी तहकीक ना हो जाए, ठीक है। मैं इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगा एक बार, मुफ्ती जी साहब जी अगर जी, आप मैं इजाजत दें। आपको अभी बताने वाला था कि जी बोलिए एक्नॉलेज इस्लाम साहब। लेकिन मैं जी एक जी मिनट इस्लाम साहब, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे अबुल मारवी साहब जो हैं वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, ताकि फिर ये ना कहें कि मैं ये कहने वाला था। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं एक्नॉलेज इस्लाम साहब आपसे कहूंगा। जी ठीक है हाँ, मुफ्ती मैं साहब। बस इसमें ये पॉइंट ऐड करा, एक ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि ये 2013 में या 2012 के आसपास शार्ली एब्दो का जो इंसिडेंट हुआ था, राइट? और 2015 में आई थिंक 2 बार हुआ कुछ, राइट? ठीक है। तो उन इंसिडेंट्स के बाद 2017 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये जो है फ्रेंच गन लॉज को अमेंड किया बेसिकली, ठीक है। और उस अमेंडमेंट के तहत उन्होंने जो थ्रेशोल्ड जो था उसको लोअर कर दिया डेडली फोर्स यूज करने का। तो ये एक उसका इंसिडेंट है, ये तो मेरे ख्याल से किसी को शक नहीं होना चाहिए। पर उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है, उसका रीजन जो था वो जो टेररिस्ट अटैक हुए थे, मेरे ख्याल से जो है वो शायद सारे ही इत्तेफाक रखेंगे कि उनको हम टेररिस्ट अटैक मान सकते हैं बेसिकली, राइट? तो वो एक रीजन रहा है। और दूसरा ये भी रहा है कि डेंजरस वेपन्स की जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी गई। पहले जो है गन्स थी और ये थी, दूसरे बाद में उन्होंने डेंजरस वेपन्स में दूसरे वेपन्स, दूसरे भी आइटम्स को इंक्लूड कर दिया, जैसे क्रोबार हो गया है, बेसबॉल बैट हो गया, या इवन नाइफ्स हो गए, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। तो ये एक रीजन रहा। तो इसलिए मेरा ये कहने का पॉइंट था कि जब तक इसमें पूरी तहकीक नहीं हो जाए एग्जैक्टली क्या सर्कमस्टांसेस में गन यूज हुई है, वो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये जो राइट्स के बेसिस है वो मेरे ख्याल से वो तो हर हालत में गलत है। आप ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो आप अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उसका। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको जो ऑब्जेक्शन है, आपको मेरी बात पे कोई ऑब्जेक्शन था जो आपने सुना? मैंने आपकी बात माजरत के साथ कहूंगा कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, तो मैं नो उस पे, प्रॉब्लम, नो हाँ। प्रॉब्लम। आपको इस पर यानी हमारा मौकिफ ये है कि जो वहां पर जो भी लूट मार मची हुई है वो गलत है। यानी जाहिर है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो जरूरी है। इस पर आपको कोई एतराज है? नहीं, इस पर मतलब जो लूट मार हुई है अगर वो तो गलत, अगर हाँ। पुलिस ने अपने हाथ, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है तो वो भी गलत है। इस पर भी मेरा और आपका इत्तेफाक है। ठीक है। मैंने हाँ, जो नहीं, पर ये लाइब्रेरी जलाने को मुसलमानों के ऊपर यानी हमला किया जा रहा है लाइब्रेरी की बुनियाद पर कि जी लाइब्रेरी जला दी। मुसलमानों का तो काम यही है कि वो लाइब्रेरियां जलाते हैं। हमारी भी जला दी थी नालंदा में। नहीं, ये ये स्टेटमेंट मैं इसमें आपके साथ हूँ कि ये जी स्टेटमेंट जिसने भी दिया है वो गलत दिया है। जिस भी मीडिया से आया है, चाहे वो सनातनी मीडिया से आया है या जिस भी मीडिया से आया है, मैं जी उनके 100% कंडेम करता हूँ। आपके साथ हूँ इसमें मैं। ठीक है। अब एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सिर्फ जी
एक पॉइंट ऐड करना चाहता मुफ्ती साहब 10 सेकंड का, कि आपने जो कहा ना कि पुलिस ने फोर्स यूज किया, वो अभी आइडिया नहीं, तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे। अगर किया है तो आप सही बोल रहे हैं, वो गलत किया है पुलिस ने। ठीक है, खैर मैं इस पर आप बाद में बात करूंगा, पहले मैं एक्नॉलेज इस्लाम साहब जी। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। पहले आमिर हक भाई आपको भी ईद मुबारक। मैं थोड़ा अभी बोल नहीं पाया, मैं बीच में, मैं नहीं चाहता था मैं बीच में बोलूं, मुबारक, मैं खैर थोड़ा मुबारक, लेट है। नो प्रॉब्लम, खैर जी मुबारक। हाँ, तो जो फ्रांस का इशू है इसको मैं पिछले 2 दिन से फॉलो कर रहा हूँ बहुत, क्योंकि मेरा बड़ा शौक है कि जब भी कोई ऐसे जियो पॉलिटिक्स जब चलती है तो मैं उसको बड़े शौक से फॉलो करता हूँ। हर मुसलमान को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपडेटेड रहे, चाहे फिर वो दीनी मामला हो या कोई और दुनियाई मामला हो, क्योंकि एट दी एंड हर जगह कहीं ना कहीं काम आ जाता है। और खासकर ऐसा फ्रांस का इशू, ये मेरे इसमें रेडार में इसलिए आया क्योंकि आजकल मैं खासकर न्यूज़ तो देखता नहीं हूँ, बट ट्विटर वगैरह जब चलाता है इंसान तो वहाँ पे ट्रेंडिंग पे जो है वो चीज़ें चलती हैं। अब मैंने ये देखा कि यहाँ पे ट्रेंडिंग पे जो है वो फ्रांस हैज फॉलन, ये सब चल रहा था। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा, मैं उन नाजरीन के लिए बता दूं जिनको पता नहीं है, जो अभी लेट ज्वाइन किए हैं, कि फ्रांस में होता ये है, आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले नहील नाम का एक शख्स, जो छोटा लड़का, शख्स नहीं हम उसको बोलेंगे, 17 ईयर ओल्ड बॉय है, अल्जीरियन जो है वो, असली वो उसके माँ बाप जो है अल्जीरिया के हैं, उसको मारा जाता है। और उसके बाद जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट होते हैं। अभी फिलोसोफिया भाई ने ये बात कही कि हमें ये बात पता नहीं है, आई गेस ये उन्होंने इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें अभी उनको अभी करंट अपडेट्स का नहीं पता, बट चार्जशीट जो है वो बन चुकी है और ये सामने भी आ चुका है कि हुआ ये था, ये 17 साल का लड़का मर्सिडीज गाड़ी ये चला रहा था और इसको एक चेक पॉइंट पे की ट्रैफिक जो लाइट थी वहां पे रुकना था, लेकिन ये रुका नहीं। और जब इसको बोला गया रोकने के लिए, तो वहां पे जो पुलिस अफसर थे, पुलिस अफसरान थे 2, जिन पे ये चार्ज जो है वो मर्डर का चढ़ चुका है, उन्होंने इस पे सिंपल इसको रोक के, जबरदस्ती रोक के इसकी चेस्ट पे फायरिंग की। तो चाहे अगर उसने कोई भी बड़ा गुनाह किया था कि उसने ट्रैफिक लाइट तोड़ी थी और रुका नहीं था, तो 1000 तरीके हैं पुलिस के पास उसको रोकने की। ये कोई जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है। एक 17 साल के लड़के को आप, 70 साल के बुड्ढे को आप जो है वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से चेस्ट पे बंदूकों से गोली चला दें। अब इस मसले पे, ऐसे मसले होते रहते हैं, पुलिस से मिसहैंडलिंग्स होती हैं, लेकिन इस पे क्यों ज्यादा जो है एम्फेसाइज हुआ, क्योंकि ये लड़का जो था ये एक अल्जीरियन था। फ्रांस में पिछले 10 साल नहीं, अगर आपको बात पता लगेगी, 10 साल नहीं, पिछले 50-60 साल भी नहीं, 100 साल से ये प्रॉब्लम है। फ्रांस की एक पॉपुलेशन जो है इस वक्त, उसमें 11%, 2017 के हिसाब से 10.3 है, बट अब ऑलमोस्ट 11% पॉपुलेशन जो है वो इमिग्रेंट्स हैं। और उनमें भी मोर देन 90% जो इमिग्रेंट्स हैं वो अल्जीरिया से आते हैं। अभी इस पे मैं बाद में आऊंगा, ये पॉइंट को अब याद रखेंगे, अल्जीरिया से आते हैं। अभी जब हमारी फिलोसोफिया भाई ने बात कही कि अभी हमें पूरा पता नहीं है, तो इनको मैं एक और बात बता दूं कि जिस वक्त यूनाइटेड, जब ये बात हुई, जब ये नहील का कत्ल हुआ, उसी के दूसरे दिन यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स ऑफिस के स्पोक्स वुमन है रवीना, उन्होंने ये बात कही कि डीप इश्यूज ऑफ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इन लॉ इन्फोर्समेंट एंड फ्रांस मस्ट सीरियसली एड्रेस पुलिस रेसिज्म। ये जो चीज है 2020 में हमने जॉर्ज फ्लॉयड के केस में भी देखी, यूएसए में जब जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया और उसके बाद खुला एक तरीके से राइट्स हुए, लोग सड़कों पे उतरे, पूरी दुनिया में एक मूवमेंट शुरू हो गई ब्लैक लाइव्स मैटर की। अब यहाँ पर भी वो सेम चीज होती है कि एक 17 साल के बच्चे को मारा जाता है। एक यहाँ पर ये क्या हुआ, सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि वहां के इमिग्रेंट पॉपुलेशन पर, खासकर मुस्लिम पॉपुलेशन पर इतना शदीद जुल्म, रेसिज्म किया जाता है पुलिस के जरिए या ब्यूरोक्रेसी के जरिए, या इनफैक्ट वहां के नेटिव जो लोग हैं वो भी करते हैं, सारे नहीं, कुछ लोग। अब यहाँ पर आपने एक और चीज नजर रखनी है कि मुफ्ती साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि हदीस में आता है कि हमारे दाएं और बाएं तरफ 2 फरिश्ते होते हैं, और राइट वाला जो है वो सही हमारे अमाल लिखता है और जो लेफ्ट वाला है वो जो है हमारे गुनाह लिखता है। लेकिन इंडियन जो बॉट्स हैं उनको देख के मुझे लगता है जो लेफ्ट वाला हमारा फरिश्ता है वो कहता होगा मैं जो है वो रिटायरमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे उठ के जो इंडियन बॉट्स हैं उनका यही काम होता है कि आज मुसलमानों ने क्या किया, पीसफुल कम्युनिटी ने आज यहाँ पे क्या किया, वहां पे क्या किया, बम कहीं फट गया तो ये तो नहीं हो गया, क्योंकि ये उनका काम है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको हमारे रिलीजन से जो है वो इसको तस्बीह दे दी कि ये देखो जी, जहां पे ये होंगे वहां पे तो गन तो होगा ही। 2020 में जब जॉर्ज फ्लॉयड का केस हुआ तब ये बात सामने क्यों नहीं आई? अब मैं एक और चीज इनकी हिपोक्रेसी सामने लाता हूं कि
2000 जो ये यूरोपियंस है ना जो इस वक्त शोर उठा रहे हैं कि देखिए जी इमिग्रेंट पॉपुलेशन के वजह से क्या हो रहा है, वो है राइट विंग। और राइट विंग की अगर मैं आपको ट्वीट्स भी दिखा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैं नहीं आ सका उस वजह से। उसमें उन्होंने ये इसमें इजाफा कर दें कि जब ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो ये लोग प्रोटेस्टर्स के साथ थे, ये गवर्नमेंट के खिलाफ है। आज ये फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ हैं, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हैं। तो ये इनकी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल वहां पे वो एनआरकी के हक में थे, यहाँ पे वो एनआरकी के अगेंस्ट है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि नहीं, वहां पे जो ईरान में जो है कौन सा लॉ जो है वो वायलेट किया गया था, आप ये बताएं। पर भी उसी तरीके से सड़कों पर पहुंचाई गई जिस तरीके से दूसरे मुल्कों के अंदर, फ्रांस या अमेरिका के अंदर हुआ है। यानी लोगों को अच्छा खासा एक आदमी चला जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, पीछे से एक लड़की आई और जो साहब थे जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, उनकी पगड़ी खींच दी पीछे से। क्या ये असॉल्ट दुरुस्त है? नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ, वो जो ईरान की जो लड़की जो मारी गई थी कस्टडी में, उसने कौन सा लॉ वायलेट किया था जिसके लिए उसको मार दिया गया, जबकि वो कस्टडी में ऑलरेडी थी? बिल्कुल ऐसे ही जबकि वो ऑलरेडी कस्टडी में है आपके। ऐसी है आमिर भाई? नहीं, ये असल में सुनना नहीं चाह रहे, तो फिल भाई जरा सुन ले जी। तो इस तरीके से पहले आपने ईरानी गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को नहीं माना और ये कहा कि ये बायस है। तो मुझे एक बात बताएं, आपने फ्रेंच गवर्नमेंट के ताल्लुक से ये नजरिया क्यों कायम कर लिया कि अजी अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जरा इन्वेस्टिगेशन होने दे? क्या वो बायस नहीं होगा? बिल्कुल जी। मुफ्ती साहब अगर मैं इसमें ऐड करना जी, आप बोलिए। एक्नॉलेज इस्लाम भाई, बोलिए आप। हाँ, मैं इसमें अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट में और बोलूं, बस उसके बाद आप बोलिएगा जी। वो ये है, मैं यहाँ पे बोल रहा था, आपकी बात जो है, आपकी आवाज कट के आ रही है बीच बीच में थोड़ी बहुत। नहीं, उनकी ठीक आ रही है। नहीं, ठीक आ रही है, बिल्कुल सही जी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, मैं जो इंडिया में जो इस्लामोफोब्स हैं और जिसका फायदा उठा रहे हैं हम लोगों को टारगेट करने के लिए, मैं उनका एक माइंड जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ। जब वहां पे पोलैंड की तरफ से भी फ्रांस को जो है बड़ी ताने दिए गए कि देखिए जी हमने कोई इमिग्रेंट नहीं लिया, आपने लिया और देखिए क्या हुआ। वहां पे वो मुसलमान में फर्क नहीं कर रहे, मुसलमान और इमिग्रेंट में। वहां पे ये कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से किसी को मत लाओ, फिर चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या फिर कोई अफ्रीकन नेशन हो या मिडिल ईस्टर्न नेशन हो, वो हम सबको कुत्ता समझते हैं। सिंपल सी बात है। फिर वो कोई ब्राउन हो या कोई ब्लैक हो, वो हमें ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है। हाँ, मुसलमानों को कुछ हाई लेवल का रेसिज्म आजकल देखना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। अगर आपको ये लगता है कि वो आपके भाई हैं तो ऐसा नहीं है। वो आप जो है मुस्लिम्स को इस पर मार्जिनलाइज कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रांस के और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उनके जो राइट विंग पॉपुलेशन है, जो राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं, वो इस वक्त सबको एक ही नजर से देखते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया था कि 11% पॉपुलेशन जो फ्रांस में इमिग्रेंट्स की है, जिसमें से मैक्सिमम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसमें मुस्लिम्स ही नहीं, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वो भी इसमें शामिल है। उन लोगों में से मैक्सिमम पॉपुलेशन अल्जीरिया की है। क्या कभी किसी मुसलमान ने ये सवाल किया कि अल्जीरिया से लोग क्यों आ गए? क्योंकि हमेशा ये बोलते हैं ना कि आप जो है यहाँ क्यों आ जाते हो, आपको अपने मुल्क को तबाह कर देते हो और फिर यहाँ पे आ जाते हो हमें तंग करने के लिए। तो हिस्ट्री खोल के पढ़ें, मोर देन 6 मिलियन पीपल वेयर किल्ड इन अ जेनोसाइड बाय फ्रेंच कॉलोनाइजेशन। जो फ्रेंच कॉलोनीज थी अल्जीरिया और तुनिशिया में, वहां पर फ्रांस की आर्मी ने जो जुल्म और ज्यादती की है अल्जीरिया के लोगों के साथ, उसका जो है ना और आज तक बेशर्मी ये है कि वो फिलोसोफिया साहब, अबुल मार्री साहब, एक बात बताइए, आपसे सवाल है। जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो कॉलोनियलाइजेशन के दौरान जो जराइम किए, जो हरकतें की, जो जेनोसाइड्स किए, आप उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसा हो, चाहे वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हजरत, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे वो बानू कुरैजा का क्यों ना हो, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। नंबर 2, आप उसको टेररिज्म बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? मेरे हिसाब से कॉलोनाइजेशन चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स का हो, चाहे आ जाएंगे। हालांकि हिस्टोरिकली जमीन आसमान का फर्क है। आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप अपने इन वफादार, जिनकी आप वफादारी भरते हैं, उनको आप टेररिस्ट नहीं कहना चाह रहे हैं? जबकि मैं तो कह रहा हूं कि वो गलत काम है। टेररिस्ट मतलब अगर पॉलिटिकल, आप ये कहेंगे, क्या आप ये कह सकते हैं कि फ्रेंच गवर्नमेंट इज अ टेररिस्ट गवर्नमेंट? वो उस जमाने की जो कॉलोनाइजर भी माफी नहीं मांगी है, आज भी उसकी हरकतें वैसी ही हैं। क्या आप उसको टेररिस्ट
गवर्नमेंट कहेंगे मुफ्ती साहब माफी मांगने नहीं से मुफ्ती इनकार कर मुफ्ती दिया साहब है, आज की apology डेट कभी में नहीं की। आज की डेट में जैसे अगर रशिया कर रहा है जो यूक्रेन पे, तो उसको हम कह सकते हैं कि टेररिस्ट गवर्नमेंट है। यूक्रेन पे भी आ लेकिन अगर फ्रांस फ्रेंच गवर्नमेंट को आप टेररिस्ट गवर्नमेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? मैं आपकी किस बिना पे आप बताइए, मेरे को रीजन बताइए, फिर मैं बताऊंगी कि हाँ या फ्रेंच ना। गवर्नमेंट ने उन लाखों लोगों के जेनोसाइड से माफी मांगने से इनकार कर दिया, तो वही स्टैंडर्ड के जो आप लोग अप्लाई करते हैं मोरालिटी का, उसी स्टैंडर्ड की बुनियाद पर फ्रेंच उनको आप गलीच गवर्नमेंट कह सकते हो, लेकिन टेररिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि टेररिस्ट वो थे जिन्होंने किया है वाह, काम। ठीक क्या है, क्यों नहीं आप कह कह सकते? सकते हो, गलीच कह नहीं कह सकते हो सकते अगर terrorist। कहना चाहें तो। एक मिनट, टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट टेररिस्ट वो है जिसने वो एक्ट किया है। मुफ्ती साहब ये अपनी डेफिनेशनल जो डिस्टिंक्शन है बहुत जरूरी है। तो अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी डेफिनेशन के एतबार से तालिबान ने जो कि 9/11 नहीं किया था और अमेरिका का इल्जाम मसलन अलकायदा के ऊपर है, तो क्या तालिबान को आपने टेररिस्ट नहीं माना था? गुड वन माशाल्लाह। क्या बोलिए, फिर से बोलिए। वो आप समझ में नहीं आएगा। तालिबान को आप टेररिस्ट इसलिए नहीं ये मान रहे थे 9/11 के वाकये में उन्होंने अलकायदा का सपोर्ट कर दिया था, खुद तो नहीं किया था। नहीं, मेरा स्टैंड पॉइंट मुफ्ती साहब बिल्कुल क्लियर रहा है कि जो अमेरिका ने जो इराक का जो इन्वेजन किया है बात वो नहीं हो रही भी है। बिल्कुल गलत है, और अफगानिस्तान वाला जो है इन्वेजन वो भी गलत रहा है। इसमें और कुछ क्लैरिटी चाहिए आपको? ना उनकी बात सुने, वो पूछ क्या रहे हैं, वो बड़ा स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। नहीं है, ये बताइए। तालिबान की तो मैं बात ही नहीं ला रहा, मैं तो मैं ला रहा अलकायदा की बात ला कर रहा रहा हूँ, हूँ। अगर मैं ला रहा हूँ, आप नहीं ला रहे, तो मैं ला रहा हूँ। उन्होंने अलकायदा को सपोर्ट किया, तो क्या आपकी नजर में तालिबान टेररिस्ट हैं या नहीं है? अगर सपोर्ट किया है तो बिल्कुल है। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंच गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है जिस गवर्नमेंट ने लाखों लोगों को, अल्जीरियंस को कत्ल किया और उनसे माफी का मुतालबा किया गया। तो देखिए मुफ्ती साहब, यहाँ टाइमलाइन का फर्क हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं अभी कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपका पैमाना बदल कैसे गया? तालिबान नहीं बदला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ टाइमलाइन का फर्क है। देखिए, जो मैं ये कहूंगा कि अलकायदा को तालिबान हार्बर कर रहा था या नहीं फिजिकली, हाँ या ना? अलकायदा हाँ या ना? मुझे एक बात अफगानिस्तान में बताइए कि क्या फ्रेंच गवर्नमेंट ने जिसने लाखों लोगों को मारा उनके लोग थे? 1962 तक चला ना। तो क्या मौजूदा लोग थे, आज भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उस जेनोसाइड में शरीक होंगे? वो जेनोसाइड वाले लोगों को हार्बर कर रहे हैं, अभी भी जेनोसाइड कर रहे हैं। इस तरीके से जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में होलोकॉस्ट में जो लोग, छोटा से छोटा बंदा भी अगर होलोकॉस्ट में शरीक हुआ ना, उसको पकड़ पकड़ के उन्होंने जेल में डाला है। क्या फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस जेनोसाइड के ताल्लुक से कुछ किया? नहीं किया, तो इसका मतलब सपोर्ट किया, और सपोर्ट किया तो वो टेररिस्ट क्यों ना हो? नहीं, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम की जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी या जो उसके बाद जिसने नहीं किया, अब तो आप देखिए उसके बाद जो है वो अच्छा, तो उस टाइम की थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, टाइम की फ्रेंच गवर्नमेंट टेररिस्ट गवर्नमेंट थी? बिल्कुल। अच्छा, जो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा टेररिस्ट होगा? बिल्कुल। मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है या नहीं करती है? पॉइंट नंबर, लास्ट पॉइंट, उस मौजूदा गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है या नहीं करती, या डिसोन करती है? वक्त की बात कर रहा हूँ, या हार्बर करती है। मैं कह रहा हूँ फिजिकली जो हार्बर मैं पूछ रहा हूँ सपोर्ट करती है या नहीं करती है? मुझे नहीं मालूम कि वो करती है या करती है, इसलिए कि जब माफी का मुतालबा किया गया तो माफी मांगने से इनकार कर दिया। क्या उस जमाने के जो लोग थे आज जिंदा नहीं होंगे? 1962 में जो फौज के जनरल थे या फौजी थे, क्या सब मर गए? नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं, पर मैं ये कह सकता हूँ आपको आइडिया है, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। अपनी पोजीशन। फ्रेंच गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि इन जराइम की बुनियाद पर फ्रेंच गवर्नमेंट को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। आप लोगों को क्यों नहीं करते भाई? आपके मेयार बदल क्यों जाते हैं? क्या मुसलमान का खून इतना अरसा है कि अगर वो 60 के 60 लोग, 60 मिलियन, 50 मिलियन, जितने भी लोग मर जाए कोई मसला नहीं है? लेकिन के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप जमहूरियत के खिलाफ कोई बात करेंगे, आप टेररिस्ट हैं। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? आप मुसलमान बना के टेररिस्ट है। उस बिना पे फिर आपको जर्मनी की गवर्नमेंट को भी टेररिस्ट बताना पड़ेगा आपको। फिर उस हिसाब से आपको सऊदी अरेबिया की भी गवर्नमेंट को आपको टेररिस्ट बताना है। बताइए भाई, मेयार एक होना चाहिए, जिसको बताना है बताइए। हाँ, जंगें हुई हैं, दो मुल्कों के अंदर जंगें हुई हैं, मसलन यूक्रेन और रशिया में, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग हो रही है। मैं आपका जरा फार्मूला सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट टेररिस्ट रशिया के दरमियान जंग हो रही है, मैदान जंग में। अब आप ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन दहशतगर्द है या रशिया दहशतगर्द है, चूंकि दो मुल्कों के दरमियान जंगें हैं ना। जेनोसाइड अगर रशिया अवाम का जेनोसाइड करेगा, अवाम का,
फौजियों का नहीं, अवाम का जेनोसाइड करेगा तो हम रशिया को भी कहेंगे, और यूक्रेन अगर करेगा तो हम यूक्रेन को कहेंगे। जो भी जेनोसाइड करेगा निहत्थों का, अवाम का, जो हथियार उठाकर नहीं लड़ रहे हैं, ये दहशतगर्दी है। ये हमारा फार्मूला है। अब आप इसको कहीं भी फिट करके दिखा दें, इस्लाम पर फिट नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत हो रहा है आपका फॉर्मूला, क्योंकि जो है इन्वेजन रशिया कर रहा है यूक्रेन के साथ, और उसमें कई जो है वो इनोसेंट पॉपुलेशन भी मारी जा रही। दूसरी चीज, आप क्या सऊदी अरेबिया को मानते हैं यमन में हमला करने के लिए टेररिस्ट कंट्री मानते हैं आप? जिसने, अगर मैंने तो फार्मूला बता दिया, जिसने भी तो अवाम का जेनोसाइड किया है, अवाम का जेनोसाइड किया है, वो टेररिस्ट है। अगर आपके पास ये डेटा है कि यमन के अंदर जितने भी लोग मरे हैं वो सारे के सारे अवाम, उनमें से किसी के पास हथियार नहीं था। और ये याद रखिएगा कि यमन के अंदर अवाम लड़ी है, फौज तो चली गई थी, अवाम लड़ी है दूसरी फौज के खिलाफ। तो सारे के सारे फौजी माने जाएंगे, ये सारे के सारे फौजी माने जाएंगे। लेकिन अगर आप ये साबित कर दें कि नहीं, जानबूझ करके अवाम का जेनोसाइड किया है, तो मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे कोई सऊदी अरब से लॉयल्टी नहीं है भाई। मैं तो पिछली स्कीम के अंदर सऊदी अरब को क्रिटिसाइज नहीं करी क्या? मेरी लॉयल्टी किसी मुल्क के साथ नहीं है, मेरी लॉयल्टी अल्लाह के साथ है। बेशक बेशक हजरत, मेरी रिक्वेस्ट है, इनको काफी टाइम दे दिया है। आपको याद होगा कि इनसे हमने पूछा था, मैं सिर्फ बताने के लिए, इनसे हमने पूछा था कि आपके फादर एक है, तो इन्होंने कहा था मुझे 99% यकीन है, 1% फिर भी शक। तो हजरत मेरे ख्याल से इन्होंने जितना अपनी बात रखी उस पर मैं एक न्यूट्रल कंक्लूजन देना चाहूं तो हजरत जो जिस तरीके से इनका फार्मूला ठीक हुआ है और बायसनेस साफ पब्लिक को नजर आई है, नॉलेज इस्लाम भाई ने हिस्ट्री से जो लिंक किया है, मुझे नहीं समझ आती कि उसके बाद ये किस तरीके से इधर उधर जंप कर रहे थे, इधर उधर के आर्गुमेंट, जो सिंपल सीधी बात फ्रांस के ऊपर पूछी गई थी, तो इन्होंने अपना मौकफ रख दिया। जज़ाकल्लाह मेरा भाई। आई एम सॉरी टू से, और ये मेरा लॉस्ट कमेंट है, इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे आपसे। मुझे आज लगा कि आप वो अबुल मार्री नहीं है जो इंसाफ के साथ बात करते हैं। आज आपकी लॉयल्टी दहशतगर्दों के साथ क्यों है भाई? नहीं मुफ्ती साहब, आज आपकी लॉयल्टी उन इस्लामोफोब्स के साथ क्यों है कि जिनका दिन रात काम मुसलमानों को परेशान करना है? फ्रेंच गवर्नमेंट का तो पूरा नैरेटिव यही है। मैं तो ये समझता हूँ, मेरे पास कई मरतबा जब मैं सफर पर जाता हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि एयर फ्रांस जो है उसके टिकट सस्ते होते हैं। मैं ऐसी दहशतगर्द एयरलाइन में जाना ही नहीं चाहता, मैं नहीं खरीदता टिकट। मुफ्ती साहब, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बताया कि अफगानिस्तान में जो इन्वेजन हुआ उसके मैं खिलाफ हूँ। तो चले, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब आपसे एक लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ, मैं फिर चलता हूँ, जो क्योंकि जरूरी है। आमिर भाई ने मेरे को थोड़ा सा गलत क्या बोलना चाहिए, स्ट्रॉ मैन किया है उस डिबेट के थ्रू, कि इसलिए मैं कह रहा हूँ चले, इतना हक हमें तो दे दें। आप इस्लाम के बारे में 24/7 स्ट्रॉ मैन करते हैं, तो हमारा भी तो जिगरा है ना जी। बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, एक लास्ट हो गई बात, इंशाल्लाह फिर करते हैं बात। अच्छा मुफ्ती साहब, बस लास्ट पॉइंट है, फिर मैं निकल जाऊंगा। जब आप इन सब चीज़ों को आप दहशतगर्दी मानते हैं, तो जो बानू कुरैज़ा का जो कत्लेआम है उसको आप दहशतगर्दी मानते हैं? जवाब दे चुका भाई, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप मैंने जो उसूल बयान किया है, आप उसको इस्लाम पर फिट कर ही नहीं सकते। चूंकि बनू कुरैज़ा में किसी भी शख्स को इसलिए नहीं मारा गया था कि वो मासूम था, मासूम जानबूझकर नहीं मारा गया, बल्कि ये सारे के सारे फौजी थे कि जिनको मारा गया, क्योंकि सब के सब मुसलमान औरतों को कत्ल करने के लिए आए थे। जंगे अहज़ाब इन्होंने बर्पा की थी, तो इनका तो यही हशर होना चाहिए था, इसके अलावा कोई दूसरा हशर होना ही नहीं चाहिए था। तो दूसरी बात ये हजरत, इसका को 85 बार जवाब दे यार। वो इस्तिस्ना की किताब आप पढ़े, ओल्ड टेस्टिमेंट, उन्होंने खुद माना हुआ था कि भाई हमारी किताब के मुताबिक फैसला हो। उनके जो हलीफ थे, साद बिन उबादा थे या क्या उनका नाम, एक दफा जिक्र भी उसका हुआ था, हमने जिक्र किया था। उन्होंने कहा भाई हमारे हलीफ से पूछ लें, जो वो सजा देंगे। वो जख्मी हालत में थे, उनको लाया गया, उन्होंने बताया भाई इनके साथ ये सजा दे दो, इनके खुद के अपने बुक के अंदर ये लिखा हुआ है। वो चुप करके उनको सजा दे दी। ठीक है जी। तो मेरा भाई, उनको जो सजा दी गई वो तो उनके अपने कानून के मुताबिक दी गई है ना। बिल्कुल मर्सीफुल नहीं हो सकता। अब आपका आखिरी कमेंट था, और इस मौजूद जो है वो भी कर चुके हैं, और एक मरतबा हजारों मरतबा कर चुके हैं, फिर मजीद करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो फार्मूला दिया है वो बनू कुरैज़ा के ऊपर दूर फिट नहीं होता है, क्योंकि ये सारे के सारे इनका यही इलाज था, इसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं था उनके जराइम को देखते हुए। ठीक है, एक बात सिर्फ कह दूं, मर्सी अगर चाहिए तो भाई वो ओल्ड टेस्टामेंट यहोवा जी को कहते ना, मैं तो सीधी बात है, उनके कानून है भाई, हमने तो नहीं बनाया था, तो उसको फॉलो करें। फिर क्या करें, मर्सी खुद कहते हैं हमारे यहाँ जस्टिस है, मर्सी कोई नहीं, ज्यूज यही कहते हैं।
जी भाई। मैं मुफ्ती साहब एक पॉइंट रखना चाहूंगा, बस मैं ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो मैंने बात कही इस प्रोटेस्ट के बारे में, ये तो थी जो हमें सबको पता है, ओपनली जो ऊपर ऊपर से बात आती है सबके पास। आप अगर आप अभी ट्विटर पे जाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे जो है लोग जो है वो बहुत ज्यादा जमा हो चुके हैं, आग लग रही है, जो कि गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, डाके डाले जा रहे हैं दुकानों पर, ये सब। लेकिन इसका एक तल्ख पहलू ये है और जो हमसे छुप रहा है वो ये है कि इस वक्त जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये एक सेंट्रिस्ट है, मतलब ये ना फार राइट है ना फार लेफ्ट है, ये सेंटर जो है आइडियोलॉजी को रखता है। इसने क्या किया, इसने रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा जो है रेजिस्टेंस दिखाई अगेंस्ट यूएसए। इसने वो रेजिस्टेंस दिखाई कि भाई साहब मैं फ्रांस के मफाद को देखूंगा, मैं रशिया के साथ अगेंस्ट नहीं जा सकता ज्यादा, जितने बाकी यूरोपियन कंट्रीज गए। और अभी जो हो रहा है इस लेवल की मोबिलाइजेशन जो है ना, जब तक बाहर से जो एजेंसीज हैं वो आपको इस्तेमाल ना करें तब तक नहीं हो सकती। दिस वाज ऑल डन टू शैटर द इमेज ऑफ इमैनुअल मैक्रोन, ताकि वो अगली बार इलेक्शंस में ना आ सके। इस बात को आपने भरपूर याद रखना है। जो वहां के राइटर्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं थ्रू एक्सटर्नल एजेंसीज। जी एम पॉइंट। चले जी।